Hello students, today we'll discuss NT Abhyas NEET Test 103 Physics part. According to me, this test has 26 easy questions, 17 medium difficulty level questions and 2 questions are difficult. And 140 plus would be a good score. Let's start with question number 1. When a hydrogen atom is raised from ground energy level to excited energy level, then potential energy increases, kinetic decreases. Okay, तो हमें बताना है कि जब हमने ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम को भेजा है, रेज किया है, तो इसका एनर्जी कैसे चेंज हुआ है. तो E1 ये है, E2 का वैल्यू इज -3.4 एंड E3 का वैल्यू इज -1.5 eV. तो यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड देखो तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बट वैल्यू क्योंकि नेगेटिव में है तो एक्चुअली एनर्जी इंक्रीज करी होगी. और ये रिलेशन हमें पता है कि U/2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू -K. तो अगर एनर्जी बढ़ी है, टोटल एनर्जी बढ़ी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक उसका नेगेटिव है तो वो कम हुआ होगा. तो पोटेंशियल इंक्रीजेज एंड काइनेटिक डिक्रीजेस. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Next question. De Broglie wavelength of an electron in ground state. So de Broglie wavelength lambda is h by p. हमें p के लिए सॉल्व करना है. तो हाइड्रोजन एटम के लिए mvr एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 pi. अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो n1 हो जाएगा और mv का वैल्यू mv इज h अपॉन 2 pi. ओके, 2 pi r. अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस करें p का, p इज mv, तो h इंटू 2 pi r, तो ये जस्ट 2 pi r हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. One part having mass m/4 remains stationary. जिसका m/4 मास था वो स्टेशनरी है, अदर पार्ट का आपको बताना है. तो इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनली m/4 रेस्ट पर है, बचा हुआ 3m/4 से v डैश से मूव कर रहा है. तो v डैश का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 4v/3. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. PKG ball strikes a heavy rigid wall with speed 10 meter per second at an angle of 60 degree with the wall. It gets reflected with the same speed at same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.2 seconds, तो हमें ये पता है टाइम. The average force exerted. तो average force, if average is delta p by delta t. हम मोमेंटम चेंज अगर निकालें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया. आप देखोगे अभी भी v cos 60, यहाँ पर भी v cos 60 था, बट जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पहले टुवर्ड्स राइट जा रहा था और बाद में टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो चेंज आएगा. तो डेल्टा पी इज, और क्योंकि सेम है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2mv का चेंज आ जाएगा, 2mv sin 60. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू v इज 10 एंड sin 60 इज √3/2. ये तो डेल्टा पी हो गया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज 0.2. ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 आया. तो दिस इज 150√3, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Particle moves in a circle of radius 0.5 meter at speed that uniformly increases. Find angular acceleration. So angular acceleration is alpha if its speed changes from 2 to 4 in 4 seconds. So alpha is at by r and at is delta v by delta t और ये r as it is. Okay? तो डेल्टा वी कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 2 से 4, तो 4 माइनस 2, ये डेल्टा वी हो गया. कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में. एंड रेडियस इज 0.5 मीटर्स. तो ये हो जाएगा ऊपर 2, ये भी 2, तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the vertical component of Earth's magnetic field at a place, BV, vertical component is BV, is √3 times the horizontal component, that is BV is √3 times BH. Then angle of dip. So angle of dip is BV by BH. तो हम अगर BV by BH कैलकुलेट करें यहाँ से तो इट इज √3. BV by BH is √3. That means tan del is √3. तो del का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों देखो तो दे आर इन सीरीज, तो 2 2 4, फिर 4 और 4 जो है पैरेलल में है, तो पूरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में है, तो 2 और 2 4, फिर 4 एंड 4 अगेन पैरेलल, तो 2, फिर जो इक्विवेलेंट आया वो इस 2 के साथ सीरीज में है, तो 2 एंड 2 4। तो लास्ट में यही बच रहा है कि एक 4 ओम का रेजिस्टर है और एक ये 8 ओम का रेजिस्टर है, एंड दे आर इन पैरेलल। तो 4 into 8 divided by 4 plus 8 which is 12, तो 413, that is 8 by 3 ओम। यहाँ पर गलती हो सकती है, हम इसको भी 4 ही रीड कर लें क्योंकि ये पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, तो हम वैल्यूज ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, meter bridge wire AB shown in adjoining figure is 100 centimeter long. AD का value is 30 centimeter. No deflection occurs for AD 30 centimeter. No deflection occurs in the galvanometer. That means ये balance state में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 by R is equal to AD which is 30 upon DB which is 100 minus 30, तो 70। तो R का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 14 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, an oscillator circuit contains an inductor of 0.05 Henry and capacitor of 80 microfarad capacity. When maximum voltage across the capacitor is 200 volt, तो maximum current क्या होगा। तो जब हम energies को equate कर सकते हैं यहाँ पे, E किसी भी स्टेट में सेम रहेगा। तो सपोज इनिशियली अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में है तो हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर, इस मोमेंट पे हमारा कोई भी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में नहीं होगा। फिर जब पूरा एनर्जी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है तो कोई भी एनर्जी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में नहीं होगा। तो हमने मैक्सिमम एनर्जीज जो हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है और जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है उनको हमने इक्वेट कर दिया। अब हमें आई मैक्स के लिए सॉल्व करना है, तो आई मैक्स यहाँ से आ रहा है, इट इज़ वी मैक्स सी बाई एल होल अंडर रूट। तो वी मैक्स इज 200, C is 80 microfarad, so 80 into 10 to the power of minus 6, and L is 0.05, so it is 5 into 10 to the power 2. तो ये हो गया 16, 16 into 16 under root is 4, and this is 10 to the power minus 4, तो into 10 to the power minus 2 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर के 8 एम्पेयर करंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, square loop carrying steady current I is placed in horizontal plane near a long straight wire। तो ये लूप है क्योंकि long straight wire के close placed है at a distance d from the conductor as shown in figure, then the loop will, तो यहाँ पर हमें बताना है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे राइट हैंड रूल से इनटू द प्लेन होगा, और यहाँ पर अगर इस लूप के वजह से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें तो वो भी इनटू द प्लेन है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन M एंड B इज 0। तो M क्रॉस B जो आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 0। तो टॉर्क तो नहीं होगा, तो फोर्स होगा रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो आप देखो ये जो पैरेलल करंट्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा F अट्रैक्टिव, और ये दोनों जो हैं ये एंटी पैरेलल करंट्स है तो इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा F रिपल्सिव। अब क्योंकि ये वाला जो वायर है I1 के क्लोजर है तो FA जो है वो डोमिनेट करेगा और नेट हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। A conductor with a cavity is charged positively and its surface density is sigma. If E and V represent the electric field and potential inside the cavity, then okay, तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि E जो है कंडक्टर को हमने चार्ज किया, Q चार्ज दिया, एंड E एंड V रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी। तो कैविटी के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा, यहाँ पर कोई भी कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, और जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, E0 V0, E तो ज़ीरो है बट V0 नहीं है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, V मतलब ज़रूरी नहीं है ज़ीरो हो। फिर बी ऑप्शन E0 सिग्मा कांस्टेंट, तो हमारा जो कैविटी हमारा जो कंडक्टर है अगर उसका शेप स्फेरिकल है तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, बट कोई आर्बिटरी शेप का है और यहाँ पर ऐसे कैविटी है
तो सिग्मा फिर कांस्टेंट नहीं होगा, सिग्मा आर कांस्टेंट होगा। तो ये भी ऑप्शन इन जनरल ट्रू नहीं है। V0 सिग्मा कांस्टेंट ये भी नहीं, E0 एंड V कांस्टेंट ये सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन E एंड B ऑफ एन इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम अगर इन पॉइंट्स को D और E लेट कर लें, तो आप देखो D और E को हाइड करके अगर ये दोनों कैपेसिटर्स मैं हटा दूँ तो, और D और E से अगर हम सर्किट को ड्रॉ करें, तो ये तो कैपेसिटर्स आए, फिर आगे ये तो कैपेसिटर्स आए, फिर ऐसा ही चलता जा रहा है। ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो आप AB वाला फिगर देखो और DE वाला देखो, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो अगर हम बोल दें कि AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट है वो X है, तो DE के क्रॉस भी X ही हो जाएगा, इसका भी जो इक्विवेलेंट होगा वो X ही होगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। दिस इज E, दिस इज D। तो हम इस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कैपेसिटर A, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये DE, तो DE क्रॉस भी X है। दिस इज X, दिस इज C, दिस इज C, और इसका इक्विवेलेंट जो है वो भी X है। ओके, तो दीज टू आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट C प्लस X, फिर उसके साथ ये सीरीज में है, तो हम लिख सकते हैं C प्लस X इंटू C अपॉन C प्लस X प्लस C, ये AB के क्रॉस इक्विवेलेंट विच इज X। तो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस CX इक्वल्स 2CX प्लस X स्क्वायर। ओके, वन सेकेंड। तो रीअरेंज करने पर x स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा CX माइनस C स्क्वायर इज 0। आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, तो x हो जाएगा, x इज माइनस b, तो माइनस c प्लस माइनस, तो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो मैं प्लस वैल्यू ले रही हूँ, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज c स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी विच इज माइनस c स्क्वायर, तो ये प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a विच इज जस्ट 2 इंटू 1, तो इट इज रूट 5 माइनस 1 इंटू C बाई 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ C की वैल्यू इन्होंने 1 माइक्रोफैरड ली होगी, तभी आंसर ये आ रहा है, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, अदरवाइज C गिवन होना चाहिए। A man of weight W on the surface of the earth, what is his weight at a height equal R? तो हाइट अगर R है तो जो सेंटर से गैप हो जाएगा वो 2R हो जाएगा। ये हाइट अगर आपकी R है तो जो सेंटर से गैप होगा वो 2R हो जाएगा, एंड W एक्चुअली G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो W भी हमारा x स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, x ट्वाइस हो रहा है तो W 1/4 हो जाएगा। Time period of a satellite of Earth is 5 hours. If the separation between Earth and the satellite is increased 4 times the previous value, तो new time period will be, तो t is proportional to r is to the power 3/2। हमने डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, माना जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, 4/2 is 2 and 2 का क्यूब is 8, तो 5 into 8 40 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, two rods of same length and same diameter having thermal conductivities K1 K2 are joined in parallel। तो ये important है, हमने कैसे join करा है, equivalent thermal conductivities, एक ये वाला रॉड है, एक ये वाला रॉड है, इनको हमने पैरेलल में join करा है। मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इनको पैरेलल में join करा, ये T1 ये T2 टेम्परेचर, इसका कंडक्टिविटी K1 और इसका कंडक्टिविटी K2। फिर इक्विवेलेंट हमें बताना है कि क्या होगा, तो इक्विवेलेंट सपोज ये है, इसका कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट, दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2, तो जितना हीट इन दोनों में मिला करके फ्लो कर रहा है वो इस अकेले में फ्लो करना चाहिए। तो हम H की वैल्यू अगर लिखें तो H इज H1 प्लस H2, H1 हो जाएगा K1 डेल्टा T, KA डेल्टा T बाई L
प्लस K2 डेल्टा टी बाय एल ए बाय एल, और मिलाकर के वो इसमें फ्लो करना चाहिए। इसके भी डिमेंशंस वैसे होने चाहिए जैसे इन दोनों को मिला के हैं। तो H हो जाएगा इसमें K इक्विवेलेंट ए, एरिया इनका मिलाकर के 2A है तो इस पर भी हम 2A लिख देंगे, डेल्टा टी वही है अपॉन एल लेंथ सेम। तो H को अगर इक्वेट करें तो हमारा A डेल्टा टी एल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा K1 प्लस K2 इज ट्वाइस ऑफ K इक्विवेलेंट, दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following correct statement is internal energy of gas depends only on state of the gas. So this is correct. Internal energy is a state function. In an isothermal process, change in internal energy is maximum. So isothermal process में change in internal energy is 0. Area under pressure volume graph equals heat supplied in any process. So area under pressure volume graph is work done. Work done is state dependent but not path dependent. So this is also false. वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडल मोनोटोमिक गैस इज टेकन अराउंड साइकिल as shown in the PV diagram. The work done during the cycle is given by, so work done is area within this curve. तो ये वाला लेंथ अगर आप देखो 2v minus v, तो this length is v and this is 2p minus p, तो this length is p, तो area of rectangle is pv, तो b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following particle will describe smallest circle when projected with same velocity perpendicular to magnetic field? तो we know R is mv by qb, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार काम में आया है, आप इसको याद कर लो। तो R is proportional to m by q। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे कम मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो इसके लिए रेडियस जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, length of magnet is large compared to its width and breadth. Time period of its oscillation in a vibration magnetometer is 2 seconds. Magnet is cut along its length into 3 equal parts, then placed on each other with like force together. And time period of the combination will be. तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट है और हमने ऐसे इसको कट किया, तो जो लेंथ है ईच का वो L/3 हो जाएगा और फिर हमने एक के ऊपर एक इसको प्लेस कर दिया। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो L के प्रोपोर्शनैलिटी में है, लेंथ 1/3 हो गई तो जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी 1/3 हो जाएगा, बट हमने इनको एक के बाद एक ऊपर रखा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होकर के जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो m ही हो जाएगा। टाइम पीरियड वी नो इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I बाय m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है वो 1/3 हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I डैश जो है वो हमारा I बाय 9 हो जाएगा। अभी T डैश अगर हम देखें तो M डैश तो एज इट इज I डैश 1/9 हो रहा है, तो T डैश इज T का 1/3 टाइम्स, दैट मीन्स 2/3, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following options is correct for the object having a straight line motion represented by the following graph? तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करा है और टाइम को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट करा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम O to A एंड देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो O to A अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर हो रहा है इतने टाइम में, तो उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए। A to B अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई। फिर इधर क्या हो रहा है, इधर ये वाले टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नेगेटिव में, तो वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है और फाइनली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, तो ये भी फॉल्स है। एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो यस एवरेज वेलोसिटी 0 होएगी क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है, ग्राफ पॉसिबल तो है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y equals 12x minus 3x square. Horizontal component of velocity is 3, the range of the projectile is. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें गिवन है
y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें रेंज बतानी है, ये r बताना है। तो r की वैल्यू, r इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0। तो हमने यहाँ पे y को 0 प्लेस कर दिया, तो इट इज 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। तो x कॉमन, 12 माइनस 3/4x। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और x इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3 दैट इज 16 मीटर्स। तो यहाँ पे ये तो x 0 वाला पॉइंट है और ये x 16 मीटर्स वाला पॉइंट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 2 kg slides on an inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. Coefficient of friction is √3/2 under root of 3/2. What force along the plane should be applied to the block so that it moves down? तो यहाँ पर आप tan थीटा देखो √3 है और म्यू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ tan थीटा इज 1/√3 एंड म्यू का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 3/2। तो म्यू बड़ा है और ना सिर्फ रखेंगे तो वो स्लाइड नहीं करेगा, हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो स्लाइड करे। तो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे सपोज हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ है एंड mg साइन थीटा नीचे की तरफ है, थीटा इज 30। तो यहाँ पे F की वैल्यू इज, फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, तो mg साइन थीटा प्लस F इज स्मॉल f, तो mg F माइनस mg साइन थीटा is capital F, F is mu mg cos theta minus mg sin theta. So ये mg common which is 20, mu cos theta, mu is under root of 3/2, cos theta cos 30 √3/2 minus sin theta which is 1/2. तो ये हो जाएगा 20 into 3 minus √2 upon 2√2, right? So this is 10, 3 minus 1.41, 1.41, तो ये हो जाएगा 995, 1.59, 1.59 और 15.9 divided by √2 and √2 is approximately 0.7, तो 15.9 into 7, 9 7 7 9 63, 35 41 717 and then 11, 11.13 आएगा आंसर। तो क्लोजेस्ट मैच ये है, हमने कुछ कुछ अप्रॉक्सीमेट करा इसीलिए ऐसे आंसर आ रहा है। A bullet of mass 0.1 kg is fired with speed 100 meter per second. Mass of gun is 50 then the velocity of recoil is. तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम जो था वो 0 था, वो रेस्ट पे थे। फाइनली जो बुलेट है वो v वेलोसिटी से आगे गई और जो हमारा गन है वो v डैश से पीछे की तरफ जाएगा। तो वी कैन राइट v डैश एज mv अपॉन कैपिटल M, तो माइनस, तो ये हो जाएगा 0.1 into 100 divided by 50 which is 2.2 meter per second. Next question. Sample of radioactive element has mass 10 gram at an instant t0. Approximate mass of the element in the sample after 2 mean lives, है ना। तो यहाँ पे हाफ लाइफ नहीं गिवन है, मीन लाइफ गिवन है, मतलब t equals to 2 tau. तो we know n is equal to n naught e raised to the power minus t by tau और t का वैल्यू है 2 tau, तो ये हो जाएगा n naught e raised to the power minus 2। अभी e raised to the power minus 1 का वैल्यू होता है 0.37, तो n की वैल्यू is 10 ग्राम इंटू 0.37 का स्क्वायर, 0.37 into 37, 7 7 49, 21 25 into 7 3 21, 3 3 9 10 11, तो ये हो जाएगा 9631 0.37 ना, तो 0.136, तो 1.369, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ए ऑप्शन जाएगा। What is the probability of radioactive nucleus to survive one mean life? तो एक mean life survive करने का हमें probability बताना है। तो probability is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay? तो इनिशियली n नॉट थे
और 1 मीन लाइफ के बाद एन नॉट बाई ई हो जाएंगे। अभी अभी हमने देखा पी की वैल्यू जो होगी वो टाउ होगी। तो हमें सर्वाइव करने का बताना है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। हमें चाहिए जो हमारा न्यूक्लियस है वो इनमें से एक हो, तो एन नॉट बाई ई इज फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हमारे प्रेजेंट हैं न्यूक्लियर विच इज एन नॉट, तो प्रोबेबिलिटी वुड बी 1 by e। नेक्स्ट क्वेश्चन, spring of force constant k is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. So L1 by L2 is 2. Then the long piece will have force constant. तो आपको K1 बताना है क्या होगा। यहाँ K1 by K2 जो होगा वो 1 by 2 हो जाएगा, L2 by L1, and we know 1 upon K is 1 upon K1 plus 1 upon K2। हमें K1 बताना है तो K2 को हम लिख देते हैं, K2 is 2K1। K1 के लिए जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3K by 2, 3K by 2। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो ए एवरेज इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी कब पूछा है, परफॉर्मिंग SHM ओवर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पे वेलोसिटी जो होगा दोबारा से वही हो जाएगा जो इनिशियली था, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी 0। Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 eV. De Broglie wavelength of the emitted electron is. So we know K max is equal to hc by lambda minus 5. Okay, so hc by lambda is 1240 upon 500 minus 2.28. ये अगर हम देखें तो ये 5 1 2 10 4 20 and this is 8, 2.48 और ये 2.28, तो K मैक्स आ रहा है 0.2 eV। अब जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो K मैक्स से तो छोटा ही होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ इट इज p स्क्वायर बाय 2m। तो K इज p स्क्वायर बाय 2m इज लेस देन K मैक्स एंड P इज hc बाय लैम्डा। तो h by lambda, just h by lambda, so h square lambda square 2m is less than K max। okay, lambda के लिए अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा lambda square is greater than h square upon 2k K max into m, और सिर्फ lambda के लिए देखना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो एंड k का वैल्यू k मैक्स के इक्वल भी हो सकता है, तो ये इक्वालिटी भी यहाँ पर आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं h इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू के मैक्स विच इज़ 0.2 eV। तो हमने कन्वर्ट किया टू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड मास इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होल अंडर रूट। ओके, तो ये हमारा आ रहा है ये 10 और ये भी एक 10। इसको यहाँ पर लिखते हैं, लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, न्यूमरेटर एज इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और डिनोमिनेटर में ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा, और ये भी 100 है तो 0.2 इसको हम लिख देते हैं, 0.2 इंटू 16 का अंडर रूट इज़ 4, 9 का अंडर रूट इज़ 3, और ये है 19 एंड 31 दैट इज़ 50, तो 10 टू द पावर माइनस 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये 33 11 1, तो 11 by 4 इंटू दिस इज 10 टू द पावर ऑफ 25 है, और ये 34 है, तो 14 में से 5 का है माइनस 9 लैम्डा 11 by 4, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Next question. When a piece of metal is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, then stopping potential is 3V0. And same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, then stopping potential is V0. The value of threshold wavelength is, so we can write hc by lambda is equal to 5 plus 3V0 फर्स्ट केस के लिए, और सेकेंड केस के लिए एच सी बाय
2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस वी नॉट। अभी 5 हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2, लेट्स सी बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 5। तो 5 इज hc बाय 4 लैम्डा, माने जो थ्रेशोल्ड हमारा वेवलेंथ है वो 4 लैम्डा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires having same length and material are stretched by same force. The diameter are in the ratio 1:3. Ratio of strain energy per unit volume for these two wires. So strain energy per unit volume is half stress into strain. वापस से हम strain को लिख सकते हैं stress by y, Young's modulus. Okay? और stress है हमारा F by area. ये ऐसा हो जाएगा। अभी F कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है, तो 1/a² के प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है, माने जो U है वो D के 4 का पावर हो जाएगा, 1/d⁴ के प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। डायमीटर 1:3 का है, तो हमें स्मॉलर टू लार्जर का बताना है, तो ये हो जाएगा 3⁴ दैट इज 81, तो 81:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, two water pipes of diameter 2 cm and 4 cm connected with main supply line. Velocity of water in 2 cm diameter is okay, तो हमें दूसरे से कंपेयर करना है। तो वी नो AB इज कांस्टेंट, छोटे वाले का जो डायमीटर है वो हाफ है बड़े वाले से, माना जो इसका स्पीड हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो डायमीटर हाफ है, जो स्पीड होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन मिरर ऑफ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फिक्स टू द सीलिंग। तो एक प्लेन मिरर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, फिक्स टू द सीलिंग। बल्ब इज टू बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर। तो दिस इज एक्सिस ऑफ द मिरर, इस पर हमें बल्ब को रखना है। द रेडियस ऑफ a circular area of radius 1 meter on the floor is to be illuminated by reflection of light from the mirror. Height of the room is 3 meters. What is the maximum distance from the center of the mirror and the bulb so that the required area is illuminated? तो suppose हमने बल्ब को यहाँ पर रखा, तो लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी और फिर इधर आएंगे, एंड दिस मच इज 3 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो पूरा लेंथ है, ये रेडियस है 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे ये डायमीटर इज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, यानी बचा हुआ ये 80 सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल से जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, दिस इज I एंड दिस इज R। तो आप R का वैल्यू लिख सकते हो, tan R इज 80/3, 80/300 सेंटीमीटर्स में tan R, और ऐसे ही tan I, so this is X। तो tan I ये रहा, तो इट इज 20/X। अभी I और R का वैल्यू इक्वल है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दैट मीन्स 80/300 इज इक्वल टू 20/X। तो X का वैल्यू इज 300/4 विच इज 75 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a double convex thin lens made of refractive index 1.6 has radii of curvature 50 cm each. The focal length of the lens when it is immersed in a fluid of refractive index 1.63. So 1/f is n2 by n1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ये हमारा लेंस है। तो n2 is refractive index of the lens which is 1.6. n1 the medium in which it is immersed, so it is 1.63 minus 1/r1। तो r1 यहाँ पर सेंटर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, 1/15 माइनस r2, इस वाले कर्वेचर का सेंटर इधर होगा, लाइट रेज यहाँ से आ रही है तो ये नेगेटिव, -1/15, सॉरी। ओके,
तो ये हो गया 1.6 माइनस 1.63 विच इज माइनस 0.03 अपॉन 1.63 इंटू 2/15, ये 100 इधर, 3 1 एंड 3 5, 1 अपॉन एफ। तो एफ का वैल्यू आ रहा है 163 इंटू 5/2, 3 5 15, 6 3 30, 31, 5 1 5 एंड 8, 815/2 विथ नेगेटिव साइन, वो हम नहीं भूलें। तो ये 407.5 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन सर्कुलर रिंग, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे भी देख सकते हो ऑप्शन से भी, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो नेचर है वो रिवर्स हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नेगेटिव साइन है, तो हम ये वाला भी ऐसे बिना देखे भी बोल सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular ring of mass m radius r is rotating about its axis with angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The wheel now rotates with angular velocity. तो gently प्लेस करा है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम mr² और मूव कर रहा था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। फाइनली रिंग का तो है ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो दो पार्टिकल्स हैं उनको हमने डायामीटर पर और रख दिया, तो 2mr², ये भी ऐड हो जाएगा तो ओमेगा डैश, ओमेगा डैश आएगा ओमेगा m अपॉन m प्लस 2m, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solid cylinder of mass m radius r rolls from rest down a plane inclined at theta angle to the horizontal. Velocity of center of mass of the cylinder after it has rolled d distance. तो यहाँ पर जो acceleration है, acceleration is g sin theta by beta. तो ये हमें solid cylinder given है, तो beta is 1 plus k square by r square. Solid cylinder के लिए k square by r square is half, तो 1 plus half is 3/2. So it is 2g sin theta by 3. अभी हमको स्पीड बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो वी कैन राइट VCM स्क्वायर, VCM स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, तो U तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2g साइन थीटा बाई 3, 3 इंटू S 3D whole under root. So 4g d sin theta by 3. Next question. In a PN junction, current in reverse bias. तो reverse bias state में क्या होता है? ये P है, ये N है, और ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। तो N में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, वो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ P में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर जाएंगे। तो फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम P टू N साइड, ये करेक्ट हो जाएगा। मेजॉरिटी तो यहाँ नहीं मूव करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स भी N टू P नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स N में मेजॉरिटी होंगे तो इनके मूवमेंट की वजह से भी नहीं होगा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन इन फिगर बिलो प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर बेस्ट होता है कि हम ट्रुथ टेबल बनाएं और चेक करें कौन सी गेट के ट्रुथ टेबल से मैच कर रहा है। तो दोनों को 0 रखते हैं, तो जैसे 0 0 0 नैंड है तो 1 हो जाएगा, ये भी 0 0 नैंड है तो 1 हो जाएगा। 1 1 का एंड होता 1, बट ये नैंड है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 0, तो 1 1 का एंड होता 1 1 का एंड होता 1, बट यहाँ पर नैंड है तो ये 0। 0 का एंड होता 0, बट नैंड है तो 1। 1 0 का एंड होता 0, बट नैंड है तो 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 के लिए भी 1 होगा, 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 का नैंड इज 0, अगेन ये भी 0। 0 0 का एंड होता है 0, बट नैंड है तो 1 हो जाएगा, तो ये भी 1। तो ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, बाय व्हाट परसेंटेज शुड the pressure of a given mass of gas be increased so as to decrease its volume by 10% at constant temperature? So at constant temperature, we know pressure is inversely proportional to volume. That means P dash by P is V by V dash. हमने वॉल्यूम को 10% से डिक्रीज करा, that means P dash is
0.9 भी, v माइनस 10% ऑफ v, तो 0.9 भी, तो इट इज v अपॉन 0.9 v, तो 10 बाई v हो गया, 10 बाई 9 हो गया. नाउ परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, तो डेल्टा p बाई p इंटू 100, तो इट इज p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100. This would be 10 by 9 minus 1 upon 1 into 100. So 1000 by 9 is, this is 1 by 9. 100 by 9 हो जाएगा. 10 minus 9 by 9. So 1 by 9 into 100. So 100 by 9, that is 11.1%. Next question. Percentage error in quantities PQRS are 0.5, 1, 3, 1.5 respectively. Measurement in the physical quantity this is. Okay, तो हमें यहाँ पे बताना है कि maximum percentage error in A will be delta A by A. क्योंकि percentage error बताना है तो सबको हम सारे changes को हम add ही करेंगे. 3 times delta P by P plus 2 times delta Q by Q plus half times delta R by R plus delta S by S. जो भी इनके पावर है वो इनके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे. तो P में है 0.5, 0.5 into 3 is 1.5 प्लस Q में है 1, 1 into 2 is 2, R में है 3, तो 3 by 2 is 1.5 and S में 1.5. This is 4.5 plus 2, 6.5. Next question. During scattering of light, the amount of light scattered is inversely proportional to fourth power of wavelength. So amount of light scattered is inversely proportional to 1 by lambda raised to the power 4. Next question. In YDAC experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe width recorded are these. तो हमें बताना है इनमें relation क्या होगा. तो fringe width beta is lambda capital D by small d, and it is proportional to lambda. तो lambda for red सबसे ज़्यादा होता है, फिर green होता है और फिर blue होता है. तो relation भी fringe width में यही हो जाएगा, RGB. Okay. Next question. Source emits a sound of frequency 400 Hz, but the listener hears 390 Hz. तो कम सुन रहा है. कम तभी सुनेगा जब जो हमारा मोशन है वो रिसीडिंग है. तो listener is moving towards the source. No, ये तो approaching हो गया. Source is moving towards the listener. No, ये भी approaching हो गया. Listener is moving away from the source. Yes, ये receding motion है. Listener has defective है, तो C option correct हो जाएगा. Next question. Fundamental frequency of an air column in pipe is pipe closed at one end. One end के लिए frequency is V by 4L or fundamental frequency, and this is 100 Hz. If the same pipe is open at both ends, तो जो fundamental होगा F dash वो हो जाएगा V by 2L, which is F का twice, तो ये 200 Hz. The frequency is produced. तो frequency जो होंगी इसी के ही multiple में होंगी, 200, 400, 600. That means D option correct है. A particle moves along x-axis from x0 to x5 under the influence of force given by this. तो work done is. तो यहाँ पर क्योंकि force is a function of x, तो हमें यहाँ पर integrate करना पड़ेगा. F dx integration. तो 7 minus 2x plus 3x square dx integration from 0 to 5. तो it is 7x minus 2x square by 2. तो just x square plus 3x cube by 3, तो just x cube और limits 0 to 5. तो 0 पे तो 0, 5 रखा तो ये 35 minus 25 plus 125. तो 10 plus 125 is 135. Next question. Spring of force constant K has an extension x0. The work done in extending it from x0 to 3x0 is. तो यहाँ पे work is equal to delta U. तो half into K into K xf square minus xi square, तो half into 800 into xf. फाइनली 15 सेंटीमीटर है, तो 0.15 का स्क्वायर which is 0.0225 माइनस इनिशियली था 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 का स्क्वायर, तो 0.0025. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 800 into
0 2 25 कैंसिल, ये 100, ये भी कैंसिल हो गया, तो 8 जूल आंसर आ रहा है। थैंक यू।